वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर वंस, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ हाइव। मेरे साथ आपने स्टार्ट की है क्लास 12 की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जिसके 3 चैप्टर्स हम कर चुके हैं। उनकी प्लेलिस्ट अपलोड कर दी गई है। 4th चैप्टर इज़ गोइंग ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने लगभग सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, चाहे वो मीनिंग हो, स्ट्रक्चर हो, यूएन रिफॉर्म्स हो। आज हम करेंगे की एजेंसीज, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, ILO, IAEA। इनसे पहले जितने भी टॉपिक्स CBSE ने दिए हैं वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। इसके बाद हमारे ये टॉपिक्स रह जाएंगे, वो फिर हम अदर क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। इन एजेंसीज़ के अलावा 2 एजेंसीज़ जो CBSE ने सिलेबस के साथ जो कंटेंट ऐड किया है, जो बुक में नहीं है, एक तो यूनिसेफ और एक यूनेस्को। तो कुल मिला के आपकी कितनी एजेंसीज होंगी? 1 2 3 4 5 प्लस 2 और यूनिसेफ और यूनेस्को 7 एजेंसीज हो गई। 2 NGO, एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड ह्यूमन राइट्स वॉच। तो NGO, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और यूनिसेफ और यूनेस्को एक क्लास में करेंगे, और आज हम ये 5 एजेंसीज कंप्लीट करेंगे। ओके, इससे पहले जितने भी टॉपिक्स हमने कवर करे हैं, जिन भी बच्चों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं, वो क्लासेस जाके ज़रूर देखिए, और इससे आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। फर्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड कब स्टैब्लिश हुआ था? 1944 में। जो वर्ड्स मैंने हाइलाइटर से हाईलाइट कर रखे हैं वो की वर्ड्स हैं। जब आप एग्ज़ाम में आंसर लिखेंगे, अगर 2 मार्क्स का आता है या MCQ के पर्पज़ से भी ये इम्पॉर्टेंट है। एट द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस ऑफिशियल बिगेन इन 1947। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस आपकी कब हुई थी? 1944 में, ठीक है। और उसी के साथ IMF की स्टैब्लिशमेंट हुआ, और ऑफिशियली इम्प्लीमेंट कब हुआ? 1947 में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट ओवरसीज दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड रेगुलेशन दैट एक्ट एट द इंटरनेशनल लेवल। क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, नाम से ही पता चल रहा है, ये इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ को गाइड भी करती है कि उन्हें कैसे पॉवर्टी रिडक्शन करना है और डेवलपमेंट करना है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, किससे प्रॉफिट होगा और कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा, और उनको फाइनेंशियली टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवाते हैं। टाइम टाइम पे उन्हें गाइड भी किया जाता है। IMF फंडेड बाय 191 मेंबर कंट्रीज। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसका? वॉशिंगटन DC। उसके बाद सेकंड जो एजेंसी है आपकी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, इसका भी यही काम है जो IMF का है। एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दैट प्रोवाइड्स लोन एंड ग्रांट्स टू डेवलपिंग कंट्रीज टू सपोर्ट डेवलपमेंट एंड रिड्यूस पॉवर्टी। Okay, the World Bank, officially known as the International Bank for Reconstruction and Development, IBRD, very important, was established at the Bretton Woods Conference in 1944। देखो, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का आपने अभी IMF में भी पढ़ा और इसमें भी पढ़ा, तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कब था। 1944 में था, बना था ये, और उसके बाद उसी के अंडर IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं स्टैब्लिश हुई। हेडक्वार्टर इसका भी वॉशिंगटन DC है, और वर्ल्ड बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस। क्लियर हो गया? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये काम करते हैं, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए काम करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ को कोऑपरेट करते हैं, हेल्प करते हैं, और उनको फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं। इट्स एक्टिविटीज़ आर फोकस्ड ऑन द डेवलपिंग कंट्रीज़, और ज़्यादा फोकस किस पे है? डेवलपिंग कंट्रीज़ पे। इट वर्क्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, किसमें? एजुकेशन और हेल्थ पे, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, इरिगेशन, रूरल सर्विसेज, मतलब इतनी सारी फील्ड्स में वर्ल्ड बैंक डेवलपिंग कंट्रीज़ को और अदर्स कंट्रीज़ को फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाती हैं, ताकि वो अपनी कंट्रीज़ का डेवलपमेंट कर सकें। फिर वो चाहे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात हो, पॉल्यूशन रिडक्शन की बात हो, स्टैब्लिशमेंट एंड एनफोर्सिंग रेगुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए रोड्स, अर्बन रीजनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी, गवर्नेंस, एंटी करप्शन, डेवलपमेंट और लीगल इंस्टीट्यूशन, इन सब की डेवलपमेंट में वर्ल्ड बैंक उन कंट्रीज़ की मदद करती है और उनको लोन्स और ग्रांट्स देती है। इट प्रोवाइड लोन्स एंड ग्रांट टू द मेंबर कंट्रीज। इन दिस वे इट एक्सरसाइजेज इनॉर्मस इन्फ्लुएंस ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है,
वर्ल्ड बैंक डेवलपिंग कंट्रीज़ की पूरी मदद करता है, बट कहीं ना कहीं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनकी ये कंप्लेन है कि जब वो हमें हेल्प करते हैं, लोन्स या ग्रांट्स प्रोवाइड करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसीज़ और टर्म्स एंड कंडीशन उन डेवलपिंग कंट्रीज़ पे थोप दी जाती हैं और मजबूरी में उन्हें वो माननी भी पड़ती है। क्लियर। अब जो थर्ड एजेंसी है दैट इज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेट्स द रूल्स फॉर ग्लोबल ट्रेड, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है और अब जब हम लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में जी रहे हैं तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। ओके, जिससे जितनी भी जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में वो ओपन डोर पॉलिसी को अडॉप्ट करें, ठीक है, और आपस में कोलैबोरेट करें ट्रेड, जिससे कंट्रीज़ का ट्रेड बढ़े। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप इन 1995, वेरी इंपॉर्टेंट, एज द सक्सेसर ऑफ द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में जो पीछे एक्सरसाइज है उसमें भी ये फिलअप में दे रखा है और एमसीक्यू में काफ़ी बार आपको देखने को मिलेगा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप सैम्पल उठा के देखेंगे बोर्ड एग्जाम के। एंड दैट हैड बीन स्टैब्लिश इन 1948 आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। गैट कब बना था? 48 में, ठीक है। और आपका WTO कब बना? उसके अंडर बना 1995 में। At present, WTO consists of 166 members. It serves as a forum of government to negotiate trade agreements and settle trade dispute. Countries के बीच में ट्रेड को लेकर अगर जो भी disputes हैं तो ये agreements और settlement करती हैं to set and enforce rules for international trade to stimulate economic growth and employment. Economic growth के लिए काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले उसके लिए काम करती है। All decisions are taken unanimously, but the major economic powers such as the US, EU and Japan have managed to use the WTO to frame rules of trade to advance their own interest. नो डाउट सारे डिसीजन सहमति से लिए जाते हैं WTO के अंडर, बट कहीं ना कहीं ये लगता है कि US, EU, यूरोपियन यूनियन और जापान जैसी कंट्रीज़ ऐसे डिसीजन या ऐसे रूल्स बनाती हैं ट्रेड में जो उनके इंटरेस्ट को ज़्यादा ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। इससे कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये कंप्लेन है कि जो इनके डिसीजन हैं या जो रूल्स हैं वो नॉन ट्रांसपेरेंट है, तो और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करने की ज़रूरत है। ऐसा डेवलपिंग कंट्रीज़ का कहना है कि जो बिग पावर्स हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को कहीं ना कहीं अपनी टर्म्स और कंडीशन हम पे थोप के और हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। क्लियर। उसके बाद आपकी नेक्स्ट जो एजेंसीज ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये कब बनी थी? आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ट्रीटी ऑफ वर्साई के बाद 1919 में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था। 1944 में इसको रीस्टैब्लिश किया गया ILO को अंडर द यूनाइटेड नेशन एंड रीअफर्मिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल दैट लेबर इज नॉट अ कॉमोडिटी। लेबर कोई कॉमोडिटी नहीं है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और ILO को नोबेल पीस प्राइज मिला 1969 में। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है? टू प्रमोट एफिशिएंट कंडीशंस ऑफ सोशल जस्टिस and work for workers through international labor standard at the global level. ठीक है, क्योंकि लेबर के साथ जो इनजस्टिस होता है, उनसे 12-12, 14-14, 15-15 घंटे काम करा के उनको वेजेस बहुत कम दिए जाते हैं, तो ये सोशल जस्टिस के लिए काम करती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और एटलीस्ट जो मिनिमम वेजेस बनता है वो लेबर्स को मिले ही मिले, एक रिस्पेक्टफुल कंडीशन में वो काम करें। एंड देयर इज़ एन इंसेंटिव फॉर मैन एंड मेल, वुमेन एंड मेल वर्कर्स टू एंगेज इन प्रोडक्टिव वर्क, और उन्हें इंसेंटिव की भी बात करते हैं जिससे वो ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर सके, चाहे मैन हो या वुमेन। और क्रिएट सेफ्टी, पैरिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्टफुल कंडीशन फॉर देम एट द वर्क प्लेस। रिस्पेक्टफुल कंडीशन में काम करें, जो वो जहाँ भी काम कर रहे हैं उनको एक सेफ एनवायरनमेंट मिले, उनको पैरिटी दी जाए, चाहे मैन हो या वुमेन हो। अगर वो सेम वर्क कर रहे हैं तो उन्हें सेम वर्क के लिए सेम वेजेस ही मिले। तो इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो इन सारी बातों पे ध्यान देती है और इंटरनेशनल लेवल पे इन सब के लिए वो काम कर रही है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है
IAEA, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी, द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आ सकते हैं MCQ में। एंड ये भी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है टू प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ये लाइन जो देखो, जो येलो हाईलाइटर से मैंने हाईलाइट कर रखे ना, आप इतना भी अगर लर्न कर लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इनफ है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा या तो 1 मार्क या 2 मार्क्स का बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बनता। ओके चलो, फॉर योर बोर्ड एग्जाम, द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड इसका फॉर्मेशन कब होता है? 1957, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में। इट केम इनटू बीइंग टू इम्प्लीमेंट यूएस प्रेसिडेंट dwight आइजनहावर एटम्स फॉर पीस प्रपोजल। जो आइजनहावर थे, यूएसए के प्रेसिडेंट थे, वो ये प्रपोजल लेके आए कि न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ हमें पीस के लिए करना है, ना कि मिलिट्री के लिए, वॉर के लिए। इट सीक्स टू प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड टू प्रिवेंट इट्स यूज फॉर मिलिट्री पर्पसेज। Okay, IAEA teams regularly inspect nuclear facilities all over the world to ensure that civilian reactors are not being used for military purposes. पूरे वर्ल्ड में वो जगह जगह जाके ये इंस्पेक्शन करती है ये ऑर्गेनाइजेशन कि जो सिविलियन रिएक्टर्स हैं उनका यूज़ कहीं मिलिट्री पर्पस के तो यूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि इस संस्था का मेन टारगेट क्या है, मेन एम क्या है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका यूज़ हमें पीस के लिए करना है, ना कि वॉर के लिए। ओके इसके बाद आपकी यूनेस्को जो CBSE ने कंटेंट में ऐड करके दी है सिलेबस के साथ, और यूनिसेफ, तो ये हम जो 2 NGOs हैं उसके साथ करेंगे। ओके तो एक बार रिकॉल कर लें जितनी भी एजेंसीज आज हमने करी हैं, करें, चलो कर लेते हैं, मेन बातें रिकॉल कर लेते हैं। देखो IMF किसके अंडर बना था? आपके ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के अंडर। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस आपका कब हुआ था? 1944 में। IMF ऑफिशियली इम्प्लीमेंट कब किया गया इसको? 1947 में। इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ है? वॉशिंगटन DC। ओके सेम इसी तरह से अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक भी अंडर द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस बनाया गया। ठीक है, वर्ल्ड बैंक और में मेन क्या आपको याद करना है, क्या है ये? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, IBRD। ओके यहाँ पे ये, और इसका भी जो हेडक्वार्टर कहाँ है वो वर्ल्ड बैंक का? वॉशिंगटन DC, और ये भी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के अंडर बना। तो दोनों के हेडक्वार्टर लर्न हो गए आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका WTO को का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, आपके स्विट्जरलैंड में। ओके और ये 1995 में बना। किसका सक्सेसर है? गैट का। गैट कब बना था? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ 1948। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट आते हैं आपका ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बना? आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्साई 1919। ओके इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? जेनेवा। इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, जहाँ पे WTO का है। तो सेम है दोनों का हेडक्वार्टर, इसलिए मैंने यहाँ पे राइट डाउन नहीं किया है। उसके बाद आ गया, हाँ एक और बात, ILO को नोबेल प्राइज मिला अपने काम के लिए। कब? 1969 में। ओके लास्ट एजेंसी आपकी IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये कब बनी थी? वेरी इंपॉर्टेंट ईयर आपको पता होना चाहिए, 1957। मेन इसका काम क्या है कि न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करना है हमें पीस के लिए, और इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया। ओके
तो मेन बातें हमने रिकॉल कर ली है। IAEA का काम है न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल तरीके से यूज़ करना। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन उनके रिस्पेक्ट, उनको इक्वल वेजेस मिले, रिस्पेक्टफुल कंडीशन में काम करे, सेम वर्क के लिए सेम वेजेस मिले। WTO जो ट्रेड के लिए सेटलमेंट डिस्प्यूट्स को सेटलमेंट करती है। उसके बाद आपका IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं जो इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाती हैं डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ को। क्लियर? तो फिर 2 एजेंसीज और 2 आपकी NGOs हम कल करते हैं। थैंक यू, बाय।